राइट। हमने कहा हमारे पास बोहर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंड किया फ्रॉम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ मॉसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल ऑफ प्रिंसिपल N+L रूल पर बेस्ड है। ठीक है, इट हैज 4 blocks. It has 4 blocks, 18 groups, and 7 periods. Classification of elements. Classification of elements on the basis of classification of elements in, not on the basis, काट दीजिए, क्लास पूरी लाइन कर दीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक, पीरियड एंड ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ब्लॉक, periods and groups is based on their electronic configuration. Subshell of the last electron filled, subshell of the last electron filled in any configuration, subshell of the last electron filled in any configuration, electron filled in any configuration represents block and highest value of principal quantum number and highest value of principal quantum number in the configuration, highest value of principal quantum number in the configuration represents period. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ वो प्रिंसिपल से बनाया गया। ऑफ वो प्रिंसिपल के बेस पर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, बाद में नोट करिए, पहले समझ लें। हमारे पास पीरियड है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। सो फर्स्ट पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट शेल की, सेकेंड शेल पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन है सेकेंड शेल की, लाइकवाइज। तो हर पीरियड उस शेल के एस ब्लॉक से स्टार्ट हो, एस सब शेल से स्टार्ट होगा। सो फर्स्ट पीरियड बिगिंस विद 1s, likewise second period from 2s, third period from 3s, fourth period from 4s, fifth period from 5s, sixth period from 6s and seventh period from 7s। तो फर्स्ट पीरियड में उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आएंगे। सेकेंड पीरियड में उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन 2s और 2p में आएंगे। थर्ड पीरियड में उतने एलिमेंट्स आएंगे जितने 3s और 3p में आएंगे। फोर्थ पीरियड में 4s, 3d, 4p। फिफ्थ पीरियड में 5s, 4d, 5p। सिक्स पीरियड में 6s, 4f, 5d, 6p एंड सेवंथ पीरियड है 7s, 5f, 6d एंड 7, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आना है, सब में एस, इसलिए ये पहले वाला क्या कहलाता है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आना है। अब क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं इसलिए इसमें 2 ही ग्रुप हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है NS 1 और 2।
एन का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट। जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल को एनएच शेल बोलते हैं, तो NH1 और 2, राइट। आपके पास सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में पी शुरू हो जाता है, फर्स्ट पीरियड में पी नहीं है, इसलिए इसके सामने पी नहीं है, पी विल स्टार्ट बिलो इट। तो पी सब शेल स्टार्ट फ्रॉम सेकंड शेल, so P block starts from second period. तो सेकंड पीरियड ऑनवर्ड मेरे पास S और P आते हैं। अब कई बार हम लोगों को लगता है कि इसको पौड़ी की तरह क्यों नहीं बनाया, सबसे ऊपर ये फिर ये लास्ट में चैप्टर, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारी मर्जी से डिजाइन नहीं बनाया हमने कि स्टेयरकेस बना दिया, राइट। हमारे पास D सब शेल पहली बार फोर्थ शेल में फिल होगा, 4S के बाद 3D आएगा, इसलिए जो D ब्लॉक आता है ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में खाली स्पेस होता है। कई बच्चे सोच लेते हैं जगह इसलिए बनाई थी कुछ लिख दें इसमें, राइट। ऐसा नहीं है, नाम स्टेयरकेस डिजाइन बनाना चाह रहे हैं, नाम खाली स्पेस छोड़ना चाह रहे हैं, ऑफ प्रिंसिपल के बेस पर अरेंज किया, तो डी की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो एस और पी के बीच में आई, तो हमारी मजबूरी थी कि इन एलिमेंट्स को एस और पी के बीच में प्लेस करना है। समझ गए मेरी बात को? तो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है वो एस ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है वो पी ब्लॉक, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में है वो डी ब्लॉक। क्लियर है? अब मेरे पास सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 4F और 5F आ गए। अब जैसा हमने D को ट्रीटमेंट दिया था, अगर F को ट्रीटमेंट देते तो ये और एक्सटेंड हो जाता। सो इन ऑर्डर टू मेक इट कन्वीनियंट, अभी भी वैसे बहुत कन्वीनियंट नहीं होता, बच्चों लगता है बहुत बड़ा है, बट स्टिल पेज में प्रिंट हो पाता है, राइट। अगर ये F ब्लॉक भी यहाँ पर बीच में होता तो बहुत लंबा, इंस्टेड ऑफ 18 ग्रुप्स इसके 32 ग्रुप्स हो जाते, इसलिए F को यहां से निकाल के नीचे रख दिया। फिर इनको नीचे रखने का पर्पस क्या है? इनको भी तो रख सकते थे, ऐसा कर सकते थे। इनकी प्रॉपर्टी सिग्निफिकेंट है, डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीजें। इसमें कौन आ रहा है? सिल्वर, आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, जिंक मोस्ट पॉपुलर रिएजेंट्स हैं, निकल है पॉपुलर कैटलिस्ट है, आयरन है सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल है। तो इनकी प्रॉपर्टी स्टडी करना हमारे लिए जरूरी था, इनकी स्टडी करना जरूरी नहीं था, इसलिए इनको बाहर प्लेस कर दिया। तो पीरियोडिक टेबल ऐसा क्यों दिखता है, उसकी वजह ऑफ बो टेबल है, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट बना है। तो यहां से हमने क्या चीज कैरी करनी है? एवरी पीरियड स्टार्ट फ्रॉम एस सब शेल ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग शेल। So fifth period will start from 5S, sixth period will start from 6S only. क्लियर है? पूरे पीरियोडिक टेबल में S से स्टार्ट होना है, P पर खत्म होना है, इसलिए लास्ट में नोबल गैसेज हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन P। तो D ब्लॉक के सभी एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NH1 और 2, N-1D 1 2। इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद हमने कहा कि जो F ब्लॉक की पहली सीरीज है उसे 4F सीरीज कहते हैं, और F ब्लॉक की दूसरी सीरीज को 5F सीरीज कहते हैं, क्योंकि ये जो 4F सीरीज है वो लेंथेनम की एक्सटेंशन मानी जाती है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड कहते हैं, और 5F सीरीज एक्टिनियम की एक्सटेंशन है, इसलिए एक्टिनॉइड कहते हैं। पहला एक्टिनॉइड थोरियम है और पहला लेंथेनॉइड सीरियम है। बहुत सारे पीरियोडिक टेबल है मार्केट में अवेलेबल, जिनमें यहाँ लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का पहला एलिमेंट लेंथेनम और एक्टिनियम दिए हैं, नहीं देने हैं। लेंथेनम और एक्टिनियम डी ब्लॉक के हैं, वो सिर्फ पहले इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ से एक्सटेंड किए गए। तो ये एफ ब्लॉक कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये लेंथेनम से एक्सटेंड हुआ इसलिए लेंथेनॉइड, ये एक्टिनियम से एक्सटेंड हुआ इसलिए एक्टिनॉइड।
एस ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 और 2, डी ब्लॉक की है NS1 और 2 n-1 d 1 to 10, पी ब्लॉक की है NS2 NP 1 to 6 और एफ ब्लॉक की है NS2 n-1 d 0 और 1 n-2 f 0 to 40। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमें याद होनी चाहिए कि किन एलिमेंट्स में क्या फीचर है। तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल स्ट्रक्चर जिसने बनाया है वो बोहर हैं, और उस रूल का बेस ऑफ बो प्रिंसिपल बोहर बरी प्रिंसिपल है, जिसे हम n+l रूल के नाम से जानते हैं। जब n+l रूल के बेस पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बनाई तो उस अरेंजमेंट को उन्होंने फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम। नोट कीजिए। अच्छा, एक चीज और रहेगी ब्लैक वाली आगे आप उसी हिसाब से बना। हमारे पास पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल में कुछ सिमिलैरिटीज क्या हैं। तो हमारे पास जिसे उसने 1A 2A लिखा था उसे हम फर्स्ट और सेकंड कह रहे हैं। 3A 4A 5A 6A 7A, ये 13 14 15 16 17। जब मैं डबल पेज कर रहा हूँ तो इसका 3 नजर नहीं आ रहा, वो 2A नजर आ रहा है, तो लिखते हुए ध्यान रखें कि वो 3A 4A करना है। डी ब्लॉक में हमारे पास यहाँ पर है 1B 2B, फिर है 3B 4B 5B 6B 7। स्पेस की वजह से मैंने ऊपर नीचे कर दिए हैं। 3B थर्ड है, 4B फोर्थ है, 5B 5 है, 6B 6 है और 7B 7 है। जो मेंडली पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप था, सबसे बड़ा ग्रुप, उसमें आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 8 9 10 ऑल द 3 ग्रुप्स आते हैं। तो मैंने जो ब्लैक से लिखे हैं वो ए बी हैं, जो मेंडली से कैरी किए गए हैं। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल को इसके साथ हमने कनेक्ट किया है, राइट। नोट कीजिए। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? मेजोरिटी डी ब्लॉक में, कुछ एफ ब्लॉक में। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? NS1 और 2 एक्सेप्शंस की वजह से आया। तो डी ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना है, तो 1 से लेकर 10 तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पॉसिबिलिटी है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने सारे एलिमेंट एक कॉन्फ़िगरेशन से रिप्रेजेंट कर, राइट। 1 और 2 किस बेसिस पर आए? एक्सेप्शन की वजह से। जैसे कॉपर और क्रोमियम में आना क्या चाहिए था? NS2, पर आया क्या? NS1, राइट। वो आता है, याद रखना पड़ता है। हाँ हाँ, तभी तो n-2f में 0 to 14 अकेला है ये। बाकी सब में 1 to 6 1 to 10 1 और 2 है, ये अकेला जो 0 to 14। मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा लेकिन उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हाँ जी, बेटा वो ग्रुप में है ही नहीं ना। अगर वो रखते तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैनेजेबल कैसे होता? आपके पास अगर ये एफ ब्लॉक भी बीच में रख देते तो हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 32 ग्रुप हो जाते। तो अभी तो 2 ग्रुप से 18 ग्रुप पढ़ना मुश्किल है, 32 कैसे अरेंज करें? नंबर कैसे छोड़ेंगे फिर? वो ग्रुप में अरेंज कैसे होंगे 32 तक? हम्म। उनकी प्रॉपर्टीज इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए उनको रखते ही नहीं, प्लेस ही नहीं करते। हम कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज लेस सिग्निफिकेंट है, इसलिए हमारे काम की है ही नहीं। 4F सारा रेयर अर्थ है, मिलता ही नहीं आसानी से, और 5F सारा हमने बनाया है। हाँ जी, अभी लिख ले।
कोई तो आएगा। कुछ नहीं, लिखो ना। जिसने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैं दूंगा, लिखूंगा। आदित्य, पूरे में सिर्फ ग्रीन से मैंने दो एलिमेंट्स के लिए स्पेस छोड़ा है ना, बाकी सारे में कुछ नहीं छोड़ा है। कुछ कहानी होगी उसमें। क्या चीज नहीं पढ़ी जा रही थी पांचों? कौन सा छोटा लिखा मैंने? जो ब्लैक वाले हैं वो तो तुम खुद ही समझ लो ना, मैंने आपको बता तो दिया। वो छोटा नहीं लिखा हुआ है, छोटा हो गया डबल पेज होने का, राइट। तो मैंने कहा यहाँ से 1B 2B लेना, उसके बाद सीधा 3 4 5 6 7, और सारे तीनों जो है 8 में, और यहाँ से 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7। सेकंड पीरियड स्टार्ट होगा, क्योंकि पी सेकंड में आ रहा है ना, 2S के बाद 2P आना है। तो आपके जो पी पीरियोडिक टेबल में आना है, पी ब्लॉक, वो थर्ड सेकंड से स्टार्ट होगा। ये ऐसे बना के इसकी तो एसेंस ही खराब होगी। इसके आगे ऐसे आता है, तो पहले भी तने लिख रखा था पिछले चैप्टर में, है नहीं। चलो तो जो हो गया सब है। n-1 इसलिए क्योंकि जो डी फिल होता है वो इनर शेल का होता है, और आउटर शेल का एस भरा होता है। 4S के बाद 3D, तो n की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 4S 3D। आपका कवर हो गया पिछली क्लास का जो आपने छुट्टी दी? हाँ, लोथर मैंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के ग्राफ प्लॉट किए। उसने कहा जो एलिमेंट अलग अलग पीक्स में सेम पोजीशन पर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज है। बस ये बोला था। तो हमने कहा असेंडिंग वाले में नॉन मेटल आते हैं और नोबल गैसेस आती हैं, पीक्स पे अल्कली मेटल आते हैं, और डिसेंडिंग में लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आते हैं, राइट। 8 में बी नहीं है, 11th और 12th है 1B और 2B।
बना लेना, वैसे नहीं ड्रॉ कर सकते हो, है तो है ही है, वो तुमने वैसे ही नहीं ड्रॉ, अगले पेज पे जा रहा था, तो पूरा है 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 14 सुशोभित सब्जेक्टिव टेस्ट कैसा किया था आपने फ्राइडे वाला? बहुत बढ़िया था ना? क्यों नहीं आता था? हैं? मतलब इसको याद कर लिया जो लिखा है, ये याद हो गया, ये ऑफवर्डेबल ही लिखा है, ये जो लिखा है ये ऑफवर्डेबल है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4, इसी सीक्वेंस में फिल होने, और ये ऑफवर्ड टेबल से ही तो आया है? कुछ है ही नहीं, बहुत आसान काम है। एक बार घर जाके 30-40 एलिमेंट की लगातार लिख ले, बैक टू बैक, याद ही हो जाएंगे। सुशोभित आपका वेडनेसडे को चेक करूंगा मैं, होमवर्क है आपके लिए, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 60 एलिमेंट्स विद बॉक्सेस, लिख ले होमवर्क। एक मिनट है जबल, सुशोभित आप भी लिखो, श्रेया आप भी लिखो, और आशा आप भी लिखो। फर्स्ट 60 एलिमेंट्स टोटल कॉन्फ़िगरेशन विद बॉक्सेस, राइट? 60 एलिमेंट्स है बस, ज्यादा तो नहीं है, 60 ही तो है। 1 घंटा भी लग गया तो आसान तो हो जाएगा, अगले 500 क्वेश्चन आसान। हाँ, ध्यान तो रहेगा, ध्यान मैंने भी लिखने हैं, तुम चारों के लिए होमवर्क है। कौन से एलिमेंट बदले मैंने? 1 to 60, सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक होनी है, और अगर तुम लिख के नहीं लाए तो क्लास में बेंच के ऊपर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओगे, कहते इससे बढ़िया तो तरीका छुट्टी मार लेंगे, है नहीं? तो शोभित बड़ा स्मार्ट है, देखो लिख के रहियो। हाँ, क्या कहे साहब? हैं? तो किसी ने बीच में बोलने को कहा, अपना काम कर। हाँ सुखमनी, क्या पूछते थे आप? बेटा 4f और 5f दोनों की जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते हैं, ऑल f ब्लॉक एलिमेंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 n minus 1d 0 और 1 n minus 2f 0 2। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ f ब्लॉक है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ लिखी है, ये ns2 n minus 1d 0 और 1 n minus 2f 0 2, राइट? जो बेटा n लिखते हैं वो आउटर मोस्ट शेल है, उसकी टेक्निकल टर्म होती है अल्टीमेट शेल। जिसे n माइनस 1 लिखते हैं उसे कहते हैं हम पेनल्टीमेट शेल, और n माइनस 2 को हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। लिख लो, n इज अल्टीमेट शेल, n माइनस 1 इज पेनल्टीमेट शेल, PENUL, पेनल्टीमेट शेल, पेन लिख के अल्टीमेट लिखना है, पेनल्टीमेट शेल, और n माइनस 2 इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, n minus 2 is anti penultimate cell, लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, नहीं इन तीन का ही काम है ना हमारा। आप ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? आप यहाँ देखिए आप किसको लिख रहे हैं,
आप ns के बाद n-1 लिख रहे हैं या ns के बाद n-2 लिख रहे हैं, n-3 लिखी कहाँ है जो उसके बारे में सोच, राइट। तो हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल ये है, जितने एलिमेंट आज तक जाने जाते हैं तो उनमें मेरे पास 3 ही शेल मैक्सिमम यूज होने हैं, nth शेल, n-1 शेल और n-2 शेल। n shell is ultimate shell, n-1 is penultimate shell and n-2 is anti-penultimate shell। तो जो f की कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो एंटी पेनल्टीमेट में आएगी, जो d की कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो पेनल्टीमेट में आएगी, s और p जो हैं वो अल्टीमेट शेल में आएंगे, राइट। रह गया कुछ? जी वो ठहर तो जाओ, कोई ठहर जाए यार। हाँ जी हो गया, इनके नाम याद करो, मैं लिख लो। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 11 कॉइनेज मेटल्स, ग्रुप 12 सूडो ट्रांजिशन, ग्रुप 15 निकोजेंस, ग्रुप 16 चैल्कोजेंस, ग्रुप 17 हालोजेंस। हाँ जी, अल्कली मेटल्स का मतलब है, एक मिनट, अल्कली मेटल्स का मतलब है वो मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं। अल्कली मेटल्स का मतलब वो मेटल जो प्लांट एशिड से मेनली ऑब्टेन होते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब है वो मेटल जो रिएक्टिव हैं, स्ट्रांगली बेसिक हैं और अर्थ क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। सो अल्कली मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, alkaline earth metals are basic in nature but they are more abundant। कॉइनेज मेटल मैंडलीव ने टर्म दी थी इन्हें। कॉइनेज मेटल मीन्स वो मेटल जो करेंसी में यूज किए जाते थे, आज नहीं होते कॉपर सिल्वर गोल्ड, पर कॉपर सिल्वर गोल्ड को टिल डेट कॉइनेज मेटल में ही गिना जाता है। सूडो ट्रांजिशन, जैसा नाम से पता चल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल में रखे जाते हैं, लेकिन ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक को कहते हैं। तो डी ब्लॉक के वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते लेकिन डी ब्लॉक में प्लेस किए जाते हैं, उन्हें सूडो ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ग्रुप 15 इज निकोजेंस। निकोजेंस मतलब सफोकेटिंग एलिमेंट, वो कंपाउंड जो टॉक्सिक कंपाउंड, वो एलिमेंट जो टॉक्सिक कंपाउंड्स बनाते हैं उन्हें हम निकोजेंस कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ये सभी मेटल्स, ये सभी एलिमेंट्स कहीं ना कहीं टॉक्सिक कंपाउंड, सफोकेटिंग कंपाउंड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ग्रुप 16 इज चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो एलिमेंट मेटल्स के ओर्स में पाए जाते हैं। आपके सबसे अबंडेंट ओर जो हैं वो ऑक्साइड और सल्फाइड, राइट। चाहे वो गैलेना ले लें, सिनेबार ले लें, है ना, कॉपर एजुराइड ले लें, पायराइड्स ले लें, तो मेरे पास वो फॉर्म में किसमें पाए जाएंगे, ऑक्साइड और सल्फाइड, इसलिए उनको चैल्कोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस आप सभी जानते हैं, हेलोजेंस में सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्लियर है, इनके सबके नाम क्लियर हो गए। ट्रांस यूरेनिक उन्हें कहते हैं जो यूरेनियम के बाद आते हैं। ये सभी सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट्स हैं वेयर एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92। लैंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ कहा जाता है क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में रेयर फाउंड एलिमेंट्स, इनकी जो अमाउंट है वो बहुत ही स्मॉलर अमाउंट है, इसलिए इन्हें रेयर अर्थ मेटल्स कहा जाता है। और ब्रिज एलिमेंट थर्ड पीरियड है, ये भी मैंडलीव ने टर्म दी थी लेकिन आज भी हम फॉलो करते हैं। किसी भी फैमिली में फर्स्ट एलिमेंट रेस्ट से पूरी तरह रिजेंबल नहीं करता, उसकी प्रॉपर्टीज को रिजेंबलेंस शो करवाने के लिए थर्ड पीरियड का कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो आपके पास जो सेकंड पीरियड है
सॉरी, जो आपके पास थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैं वो रिजेम्बलेंस में काम आते हैं। एक मिनट पेन रोक लीजिए, ब्रिज एलिमेंट इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। कार्बन फैमिली है तो नाम क्या दिया मैंने, कार्बन फैमिली, कार्बन के परिवार के सदस्य। तो कार्बन बॉस है, फर्स्ट पे है। उसके आगे हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। लेकिन कार्बन की प्रॉपर्टीज कॉन्ट्रास्टिंगली डिफरेंट हैं, जर्मेनियम, टिन और लेड से मैच नहीं करती। तो सिलिकॉन जो है वो ब्रिज का काम करता है, कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन से रिजेंबल करवा देता है, कुछ प्रॉपर्टीज रेस्ट से करवा देता है। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन कार्बन एंड रेस्ट। इसी तरह बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम अलग है, बोरॉन अलग है। तो बोरॉन के साथ बाकियों को रिजेम्बलेंस करवाने के लिए थर्ड पीरियड का एल्यूमिनियम यूज। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स एस और पी में रेस्ट के साथ रिजेम्बलेंस करवाने के काम आते हैं, इसलिए उनको ब्रिज एलिमेंट्स कहा जाता है, विच क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन फर्स्ट एंड रेस्ट। निकोजेंस आर सफोकेटिंग कंपाउंड्स। तो जो एलिमेंट सफोकेटरी सब्सटेंसेस क्रिएट करते हैं उन्हें हम निकोजेंस कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी आते हैं। बिस्मथ भी आता है पर सफोकेटिंग बिस्मथ के कम है, रेस्ट के। सेकंड और थर्ड में जो कर रहे हैं वो डायगोनल रिलेशनशिप है, पर डायगोनल रिलेशनशिप अलग चीज है। ब्रिज एलिमेंट का मतलब है जो ब्रिज क्रिएट करने में काम। चैल्कोजेंस आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी मेटल्स के ओर्स ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स हैं, राइट। सूडो ट्रांजिशन मेटल मतलब वो मेटल जो डी ब्लॉक में रखे गए हैं लेकिन वो रेस्ट डी ब्लॉक से रिजेंबल नहीं करते। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। लिखा ना मैंने, ट्रांजिशन मत लिखना आपने। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस किए वो कॉन्फ़िगरेशन बेस पर किए, उसके बाद वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे क्योंकि तो उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में। ठीक है, नोट करिए, जो जो कर रहे हैं फटाफट करिए। आज की जगह टेस्ट वेडनेसडे होना है क्योंकि परसों कुछ ऐसा करवाया नहीं था, कॉन्फ़िगरेशन के ऑलरेडी टेस्ट ले लिया आपके। तो आज कुछ ऐसा करवाएं ताकि हम परसों टेस्ट ले पाए। वैसे ही लूंगा जैसा अभी चल रहा है ना आपका 10 क्वेश्चन फिलअप वाले, वैसे ही चलेंगे। हाँ जी, क्या आएगा बता दूंगा क्लास के एंड में। जहां तक हम पहुंच जाएंगे क्लास के एंड में फिर मैं बताऊंगा ना टेस्ट का किस सिलेबस क्या होगा। छोटा सा तो है ना। लिखिए, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। नहीं नहीं, कॉन्टिन्यूटी इंपॉर्टेंट लाइन ही चल रही है, ये जैसे लिखे वैसे ही लिखवाना। S block and P block elements are known as representative elements. S block and P block elements are known as representative elements, while D block elements are known as transition elements. As
properties of d block elements as properties of d block elements show transition between S block and P block. Show transition between S block and P block. मतलब उसके थ्रू होते हैं. तो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं, ये ट्रांजिशन है. मतलब क्या है, जो भी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डी ब्लॉक की या तो एस ब्लॉक से कम होगी या एस ब्लॉक से ज्यादा होगी. सपोज आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं. आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम एस ब्लॉक की होती है, तो एस ब्लॉक से ज्यादा होगी डी ब्लॉक और डी ब्लॉक से ज्यादा होगी पी ब्लॉक. So ionization energy of d block elements lie between S block and P block. It increases from S block and then it increases from ionization d block S block and then it further increases. तो d block की जो है आयनाइजेशन एनर्जी S block और P block के बीच. इसी तरह एटॉमिक रेडियस S block का सबसे बड़ा है, D block का उससे छोटा है, P block सबसे छोटे. तो हमारे पास S ब्लॉक जो है वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, D ब्लॉक लेस रिएक्टिव हैं, P ब्लॉक नॉन मेटल हो जाते हैं. सो प्रॉपर्टीज शो ट्रांजिशन फ्रॉम S टू P थ्रू D. ट्रांजिशन स्टेट मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं उसे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं. तो हमारे पास S ब्लॉक से P ब्लॉक तक जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी कर रहे हैं, इन बिटवीन कैटेगरी में डी ब्लॉक. क्यों? अच्छा, एफ की बात करो, लिख रहा हूँ. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज inner transition elements as they are considered as elements of third group, as they are considered as elements of third group. Right? तो टर्मिनोलॉजी ही कह रही है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट्स हैं. सो दे आर प्लेस इनसाइड देम, लेकिन हम इसे मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने इसे बाहर निकाल दिया. बट अदरवाइज इट इज द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक. तो हम इसे ट्रांजिशन ना बोलकर इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है. हमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से इन्हें जानते हैं. क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए. एफ ब्लॉक तो है ही नहीं उसके में, मैंडली पीरियड टेबल में ही नहीं है. हाँ, बेसिकली कर सकते हैं. नेक्स्ट लिखिए. अकॉर्डिंग टू Aufbau principle, according to Aufbau principle, AUFBAU, according to Aufbau principle, AUFBAU, hydrogen and helium are S block elements as their outer shell configuration is 1s1 and 1s2 respectively. 1s1 and 1s2 respectively.
configuration, outer shell configuration is 1s2 and 1s1 and 1s2 respectively. But helium is studied in D block. Sorry, क्या बोल रहा हूँ? Helium is studied in P block due to its resemblance with noble gases. Is studied with P block due to its resemblance with noble gases. तो अगर कोई आपसे पूछे हीलियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, वो एस ब्लॉक एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम दो ही एलिमेंट आते हैं और फर्स्ट पीरियड पी ब्लॉक में नहीं आता है, इसलिए ये अलग से प्लेस किया गया है इन ऑर्डर टू स्टडी इट्स प्रॉपर्टी. तो हीलियम की राइट पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन जो है वो एस ब्लॉक है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, बट इसकी प्रॉपर्टीज कोई भी एस ब्लॉक से मैच नहीं करती हैं, इसलिए इसको स्टडी कहाँ किया जाता है? पी ब्लॉक. पर अगर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उसे स्टडी करें तो इट इज एस ब्लॉक. तो अगर मेरे पास हीलियम की कोई क्लासिफिकेशन पूछ ले कि वो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट एज एस ब्लॉक. तो हीलियम पूरा पीरियोडिक टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेस पर है, तो हीलियम कॉन्फ़िगरेशन बेस पर फर्स्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल का पार्ट है और वो एस ब्लॉक में प्लेस किया जाना चाहिए. क्लियर है सभी को? श्योर. लिखे आगे. Hydrogen is the limitation of modern periodic table. Hydrogen is the limitation of modern periodic table. As it has properties different than all other elements, some properties resemble with alkali metals, while some other show resemblances with halogens. Right? तो इसलिए मैंने अलग से कॉलम छोड़ा था कि हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में आते हैं, लेकिन उनको कभी भी एस ब्लॉक के साथ स्टडी नहीं किया जाता. हीलियम को स्टडी करना फिर भी आसान है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस से रिजेंबल करती है, बट हाइड्रोजन को किसी भी ग्रुप के साथ स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करती. इसलिए हाइड्रोजन को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी लिमिटेशन माना जाता है. क्लियर हो गया? मैंने ऐसा नहीं कहा था. मैंने कहा था कि वो ऐसे ही बीच में हैंग कर देते हैं यहाँ पर ऐसे. इसका मतलब है कि वो कहीं भी नहीं है. डी ब्लॉक तो स्टार्ट ही फोर्थ में होगा ना, इसके अंदर रखने वाला यहाँ कहीं प्लेस करना, ऐसा नहीं कह रहे हैं, यहाँ प्लेस किया क्योंकि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है. नहीं रख सकते ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल कह रहा है कि मैं अगर इसको यहाँ कहीं रखता हूँ तो ये किसी ग्रुप का पार्ट होगा, वैसा तो नहीं है.
हमने यहाँ ग्रुप लिखा है, पर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो ये ग्रुप्स है ना, राइट। तो हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस है वो ग्रुप है, तो हमें अगर हाइड्रोजन को कहीं डी ब्लॉक के बीच में रखते हैं तो वो वहां पर है। ठीक है, आगे। हाँ जी, फर्स्ट पीरियड में भी है, फर्स्ट ग्रुप में भी है, एस ब्लॉक में भी है, लेकिन स्टडी किसी के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैं उसे कॉन्फ़िगरेशन बेस पर प्लेस करूंगा तो उसकी आइडेंटिटी एस ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट। लिखिए आगे। फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड and sixth period is longest. हाँ जी, क्लियर हो गया। फर्स्ट पीरियड जो है वो शॉर्टेस्ट है क्योंकि दो ही एलिमेंट है। सिक्स पीरियड लॉन्गेस्ट है क्योंकि उसमें 32 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स किस बेस पे डिसाइड होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉन्फ़िगरेशन में जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उतने एलिमेंट आ सकते हैं। सिक्स पीरियड में लिखा है 6s 4f 5d 6p। इसका मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 32। तो कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 32। हाँ जी, लिखिए। सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट। सेवंथ पीरियड इज इनकम्प्लीट, इसलिए सिक्स पीरियड को लॉन्गेस्ट कहा, नहीं तो सिक्स और सेवंथ बराबर ही है, राइट। सेवंथ पीरियड इनकम्प्लीट है सिर्फ इसलिए सिक्स पीरियड को लॉन्गेस्ट पीरियड कंसिडर किया। नेक्स्ट लिखिए। उतने एलिमेंट ही नहीं मिले भैया। 118 एलिमेंट चाहिए हमें सेवंथ पीरियड को कंप्लीट करने के लिए। 115 श्योर है, 116 डाउटफुल है, दो अभी भी ढूंढने हैं पूरा करने के लिए। हाँ जी, लिखने को तो कोई भी लिखते, लिखने क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज पे स्टडी हो रही है। जब तक उसकी सारी प्रॉपर्टीज कंफर्म नहीं होंगी तब तक उसे कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा ना। लिखिए आगे। थर्ड शेल, एक मिनट लिखवा दो, फिर रह जाएगी कोई सीक्वेंस में प्रॉपर्टी, फिर तुम बोलोगे हमारी क्लास में हुआ नहीं, दूसरे में हो गया। थर्ड शेल कैन अकोमोडेट 18 electrons, yet third period has 8 elements. 18 electrons, yet third period has 8 elements. हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2n स्क्वायर बेस पर थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आने हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2 एलिमेंट है, समझ आता है। सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आने, 8 एलिमेंट है, समझ आता है।
थर्ड शेल में 18 एलिमेंट है लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन एलिमेंट जो है वो सिर्फ 18 है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। उसका रीजन क्या लिखेंगे? 3D is filled after 4s. देखिए, it can be explained by n plus l rule. It can be explained by n plus l rule. पहले लाइन कंप्लीट करा दे, रह जाएगी लैंग्वेज बीच में थी. It can be explained by n plus l rule as 3D is filled after 4s. As 3D is filled after 4s. फिर हमसे क्वेश्चन की क्यों पूछा जा रहा है, रूट कॉज क्या है? क्योंकि एक शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर 2n स्क्वायर है. फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2 आने हैं, एलिमेंट भी 2. सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन 8 आने हैं, सेकेंड पीरियड में एलिमेंट भी 8 है. थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स 18 आने हैं लेकिन एलिमेंट सिर्फ 8 है. हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर थर्ड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है तो थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स क्यों हैं? उसका रीजन है that 3D is filled after 4s. So 3D has to be accommodated in fourth shell. तो फोर्थ शेल मतलब फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ पीरियड में 4s 3D 4p आते हैं. अब ये नहीं सोचना है कि भाई जैसे 3D या 4D में तो पूछ सकते हैं, वो तो जब यहाँ एक्सप्लेन कर दिया तो सारे उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो एक्सप्लेनेशन की जरूरत क्या है? हमारे पास जहाँ फर्स्ट टाइम एक्सेप्शन आ रही है हमें वहां सोचना है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स. थर्ड सेकंड शेल में 288 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स. थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स बट थर्ड पीरियड हैज ओनली 8 एलिमेंट्स. सो क्वेश्चन कम्स टू अस व्हाई इट इज सो, because 3D is filled after 4s, so electrons of 3D are the part of fourth period of periodic table. क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट देखिए, हेडिंग डालिएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर. IUPAC नॉमेनक्लेचर IUPAC nomenclature it is used for elements with atomic number greater than 100. Atomic number greater than 100. थोड़ा एटॉमिक नंबर जिनके 100 से ज्यादा हैं उनके लिए IUPAC ने एक नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाया. ऑल्दो उनके बाकी नेम्स भी हैं लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया ताकि हम उन नामों को फॉलो कर पाएं. 100 से ऊपर जो मेटल एक्सेप्ट हो जाता है, जो इंटरनेशनल यूनियन में आ जाता है, तो उसके नाम ऑफिशियल नेम्स भी हैं. जैसे बोरियम है, रदरफोर्डियम है, बहुत सारे नाम हैं. तो जिसने रिसर्च किया उसके बेसिस पे कोई नाम दे दिया है, उसकी कंट्री के बेसिस पे यूरोपियम लिख दिया. तो बेसिकली लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर है कि 100 से ऊपर हम इन एलिमेंट्स के नाम कैसे लिख सकते हैं. इन नंबर्स को कुछ प्रीफिक्सेस दिए गए, निल, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, सेप्टेंट, एन. जो आप ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर लिखते हैं उसमें 3 को ट्राई और 4 को टेट्रा लिखा जाता है, क्वाड नहीं लिखा जाता. लेकिन यहाँ पर ट्राई और क्वाड लिखा जाता है क्योंकि हमें पहला लेटर डिफरेंट चाहिए. वी नीड फर्स्ट लेटर टू बी डिफरेंट. तो 0 में जो फर्स्ट लेटर है वो निल है तो एन है, फर्स्ट में 1 में यू है, सेकंड में बी है, थर्ड में टी है, फोर्थ में क्यू है, फिफ्थ में पेंट है, पी है. अब 6 को हेक्स और 7 को सेप्ट कहा जाता नहीं है, हेप्ट कहा जाता है. ऑर्गेनिक नेम लिखोगे तो हेप्टेन लिखोगे, सेप्टेन नहीं लिखोगे, राइट.
लेकिन अगर मैं हेप्टेन लिखता तो ये दोनों एच हो जाते, सो वी नीड अ डिफरेंट नेम। 8 को ऑक्टी लिखते हैं ऑर्गेनिक में भी, लेकिन 9 को नॉन लिखते हैं, यहाँ पर एन लिखते हैं क्योंकि एन ऑलरेडी किसको दे चुके हैं, 0 को। सो वी नीड फर्स्ट लेटर टू बी राइट। अब लेट से हमें नाम लिखना है 105 का। सो 105 में 1 को क्या लिखा हमने, अन, 0 क्या लिखा हमने, नील, लास्ट में लगाना है IUM। So this is the name of the first element 105 अननील पेंटियम। तो इसका सिंबल हो जाएगा UNP, इसलिए हमें लेटर अलग चाहिए था। सो वी नीड डिफरेंट लेटर्स। 110 को क्या लिखेंगे, अननीलियम, UUN, 0 इज नील, अननीलियम। 121 क्या लिखेंगे, क्या कहा तुमने, आनियन, अन बाय, सो वी हैव UBN। बेटा जहां पर आपके पीरियोडिक टेबल में 118 तक एलिमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, उसकी वजह ही है, उन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया 18 तक, क्योंकि 18 तक हम पढ़ सकते। नोबल गैस लास्ट कौन सी लिखी है आपने, रेडॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है रेडॉन का, 86 में 32 ऐड करें तो क्या बन जाएगा। तो अगर नोबल गैस एक्सप्लोर होती है तो उसका नाम क्या लिखेंगे, बोलो, अन ऑक्टियम। So it is UUO। 135 Pentium core processor, UTP। So this is the way we have to work upon। Note it। हाँ जी, 100 प्लस के लिए, 100 से नीचे वालों के लिए। हाँ जी, मतलब बेटा IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इट इज अ स्टैंडर्ड यूनियन जो सभी सब पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को गवर्न करती है। तो IUPAC रूल्स मीन्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक। IUPAC की 5 कलर बुक्स हैं। ब्लू कलर जो है वो ऑर्गेनिक के लिए है, इस तरह से आपके येलो कलर है, ऑरेंज कलर है? 5 पार्ट्स हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आ जाती है ना, है? उसमें रूल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, थियरीज होती हैं, जो लॉज एक्सेप्ट किए गए वो है। नहीं, कभी नहीं पढ़ने पड़ेगी। अगर आप रिसर्च फेलो बनोगे IUPAC के तो पढ़नी पड़ेगी, तो कभी याद नहीं। मेरे पास तो मेनली ब्लू बुक है, ब्लू बुक की मैंने सॉफ्ट कॉपी रखी है। ब्लू बुक मतलब ऑर्गेनिक के सारे नॉमेनक्लेचर है। कौन सी, और शौक है मेरा ऑर्गेनिक, पैशन। ऑर्गेनिक मतलब सब कुछ, हम दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, देखते कैसे, सब ऑर्गेनिक। एक एटम इधर से उधर जाता है, हमारी आंख की शेप चेंज हो जाती है सारी। हम +2 पढ़ रहे थे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में एक आर्टिकल है कि हम देख कैसे पाते हैं। उसमें है कि रेटिनल कंपाउंड की आइसोमराइजेशन होती है। आइसोमेरिज्म की वजह से जो एटम में चेंज इन स्ट्रक्चर आता है, उसके कारण नर्वस इम्पल्स क्रिएट होती है और इमेज बनती है और दुनिया को देख पाते हैं।
इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऑर्गेनिक के जितने भी अच्छे रिसर्च फेलोज हैं वो कहते हैं इट इज अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मूव इनसाइड, यू विल फाउंड न्यू वंडर्स एवरी डे। हाँ, UBU होगा। थैंक यू। कह रहा है IUPAC में जाने के लिए क्या तरीके हैं, क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। पहले तो अभी कॉन्फ़िगरेशन तो सीख, 1:2 2:2। नहीं, क्या बोला? नहीं, ठीक है, IUPAC भी बोल देते हैं लोग, इसमें क्या है? ठीक है, साइंटिस्ट ऐसे होते हैं, सही बोल रहा है। सुशोभित बात बहुत बढ़िया बोली, साइंटिस्ट ऐसे होते हैं। इस बात के अंदर एक टीचर को ना बड़ी प्यारी चीज लगी है, मेरे अंदर के टीचर को, कि चलो सुशोभित कम से मानता तो है कि इसने साइंस पढ़नी है। चलिए लिखिए आगे, नेक्स्ट टॉपिक, मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स, ऐसे नाम दिया हुआ है तो पता होना चाहिए, ये ना कोई और पूछ ले तो यही सोचो जादू की छड़ी लेके जाना है। मैजिक नंबर्स, इट इज अ टर्म यूज फॉर set of numbers. It is the term used for set of numbers which show repetition in properties, which show repetition in properties when two elements repetition in properties when two elements show difference in atomic number and two elements show difference in atomic number on the basis of these numbers, on the basis of these numbers. अब सभी जानते हैं मैजिक नंबर्स तो 8 8 18 18 30। जब एस ब्लॉक होता है तो 8 8 18 18 32 आता है। सी ब्लॉक में एक 8 कम हो जाता है, वहाँ 8 18 18 32 आता है, तो हमारे पास डिफरेंस आता है। तो हमारे पास पहले हम 8 8 18 18 32 को जानना चाहते हैं, इसलिए हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एटॉमिक नंबर को उसके बेसिस पर लिखते हैं। अल्कली मेटल्स का मतलब है सबसे पहले क्या आएगा, लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, देन फ्रेंशियम। सबसे कम प्रॉपर्टीज फ्रेंशियम की बढ़ी जाती हैं। रीजन, इट इज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी ऐसा रेडियो एक्टिव जिसका हाफ लाइफ पीरियड नियरली 20 मिनट्स। हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की रिएक्टिविटी को कंपेयर करने के लिए टर्म बनाई गई, जिसका मतलब है कितने देर में एक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी।
तो अगर 1 ग्राम फ्रेंशियम हमने यहाँ टेबल पे किसी वेसल में डाला हुआ है तो 20 मिनट्स के बाद वो 0.5 ग्राम रह जाएगा, 50% डीके हो जाएगा। तो वन ऑफ द फास्टेस्ट हाफ लाइफ फ्रेंशियम, जहाँ एक तरफ रेडियम है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, यूरेनियम है वेरी पॉपुलर, तो हमारे पास रेडियम का हाफ लाइफ पीरियड होता है 1600 ईयर्स। तो इतने साल लेता है ये 1 ग्राम से 0.5 ग्राम होने। दूसरी तरफ हमारे पास फ्रेंशियम है जिसका हाफ लाइफ पीरियड है 20 मिनट्स, ये सिर्फ 20 मिनट्स लेता है हाफ लाइफ होने में। तीसरा यूरेनियम 4.5 इंटू 10⁹ सो 4.5 बिलियन ईयर्स ले लेता है in order to reduce to 1/2. So this is why फ्रेंशियम इज लीस्ट स्टडीड, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करना मुश्किल है और उन प्रॉपर्टीज को यूज करके कोई भी मैनकाइंड के लिए काम करना मुश्किल है। इसलिए हम फ्रेंशियम को किसी भी केमिकल स्टडीज में इन्वॉल्व नहीं। तो हमारे पास है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हमने मैजिक नंबर यूज करने हैं, तो हमारे पास पहले एलिमेंट का नंबर हो गया 3, तो मैजिक नंबर क्या है 8। तो सोडियम क्या हो जाएगा 3 and 8 11, पोटाशियम क्या हो जाएगा 3 and 8 11, हमारे पास पोटाशियम में क्या ऐड होगा 8, तो 19 हो गया। रुबिडियम क्या हो जाएगा 18 ऐड करना है, तो फिर 18 ऐड करना है, फिर 32 ऐड करना है, फिर 32 ऐड करना है, 119। इसका नाम बोलो